जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग यहाँ पर सचिवालय सहायक के साथ साथ एडीईओ का जो वैकेंसी आया है और ऑफिस अटेंडेंट का जो वैकेंसी आया है उसको ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पूर्व में हम लोगों ने 2 एजुकेशनल वीडियो को अपलोड किए हैं। अगर आप उसे नहीं देखे, प्लेलिस्ट पर जाकर के अवश्य देख लें। याद रखें, ये सभी प्रैक्टिस क्वेश्चन एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। इससे पूर्व में आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है, यानी कि नाम इसका बदल गया है। तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय ग्राम जीविका मिशन। पूर्व में इसका नाम क्या था, शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूं, SGSY। अब बदल के क्या हो गया है, NRLM। अब यहाँ पे प्रश्न पूछ देगा कि NRLM किस मंत्रालय का अधीन कार्य करता है, तो इसका उत्तर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका कार्य क्या है, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित गरीबी उन्मूलन परियोजना है, टू एलिमिनेट पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया। अगला प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा का नाम कौन से खेल से जुड़ा है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, भाला फेंक। अगर प्रश्न पूछ दे कि किस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक हासिल हुआ था, तो आपको याद रखना है 2021 में जो ओलंपिक हुआ था, कहाँ हुआ था, तो टोक्यो यानी कि जापान में जो हुआ था, वहाँ इन्हें स्वर्ण पदक मिला था। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में कौन सी भारतीय लघु फिल्म ऑस्कर 2025 में नामांकित हुई है या नामांकित हुई थी। 3 का उत्तर है ऑप्शन ए, अनुजा। क्योंकि ऑस्कर में कई तरह का कैटेगरीज होता है, यहाँ पर लघु फिल्म की चर्चा हो रही है ना। यहाँ पर उसे नामांकन मिला, पुरस्कार मिला नहीं है ना। अगला प्रश्न है, ताओवाद दर्शन और धार्मिक आस्था की एक प्राचीन परंपरा है जो निम्नलिखित में किसके गहरे रूप से जुड़ी हुई है। इसका उत्तर है बी, चीन प्रथा और विश्व दृष्टि। इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता दूं कि ये लगभग 2000 वर्ष चीन के युद्ध कला से इसका संबंध है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, ये किस प्रकार की कला है, तो युद्ध कला है। उत्पत्ति इसकी कहाँ हुई थी, तो चीन में हुई थी। कब हुई थी, तो 2000 वर्ष पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर गलती करते हैं। है तो प्रश्न बहुत ही आसान, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 2-3 पॉइंट आपको बताता हूँ कि सर्वप्रथम तो 1772 से 1704 तक बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रथम गवर्नर। इसके बाद 1774 में इन्हें बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। क्या हो गया यहाँ पे, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल। यहाँ पे क्या है, सिर्फ ये गवर्नर है, तो वहां पर भी वारेन हेस्टिंग उत्तर होगा इसका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश में से अमेजन नदी बहती है। 6 का उत्तर है सी, ब्राजील। अगर प्रश्न में पूछ दे कि अमेजन नदी की जो मुख्य धारा है वो किस पर्वत से निकलती है, तो आपको याद रखना है पेरू के निकट एंडीज पर्वत से निकलती है। साथ ही साथ यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ब्राज़ील वासी इसे रिवर सी के नाम से पुकारते हैं। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि जल की मात्रा की दृष्टि से, जो बहाकर जल ये लाती है, उस दृष्टि से ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है। 7 का उत्तर है सी, पश्चिमी घाट। कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी से लेकर के दक्षिण में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल से होते हुए तमिलनाडु तक ये फैली हुई है। साथ ही साथ इससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि ये विश्व की जैव विविधता में 8 सबसे गर्म स्थलों यानी कि हॉटेस्ट हॉट स्पॉट में से एक है ना। तो प्रश्न में ऐसा भी, ये गहराई का प्रश्न क्या होता है, डीपली प्रश्न क्या होता है, इसी तरह से क्या ये यानी कि हॉटेस्ट हॉट स्पॉट में से एक है, तो इसका उत्तर होगा बिल्कुल है। अगला प्रश्न है कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है। इसका उत्तर है रोम। रोम बोले तो इटली, राहुल गांधी का नानी घर। अगला प्रश्न है, प्रतिमाओं के जुलूस के द्वारा सामाजिक बुराइयों का प्रत्यक्ष सामना करने और उनके षड्यंत्रकारियों की आलोचना के लिए मारवातों और बदगयोशों का त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका उत्तर है ये नागपुर से जुड़ा हुआ है ना। यह एक अनोखा त्यौहार है जिसे लोकप्रिय रूप में मारवात के रूप में जाना जाता है। विदर्भ के पूर्वी भाग में विशेष रूप से नागपुर में ये मनाया जाता है। अब इसमें होता क्या है, तो बांस, कागज इत्यादि से महिला और पुरुष की आकृति बनाई जाती है और फिर इस आकृति को जलाया जाता है बुराई के प्रतीक के रूप में, क्योंकि मारवात और बडग्या को बुराई के प्रतीक के रूप में ये लोग मानते हैं और मारवात को रावण की बहन और पुतनी राक्षसी का रूप में ये लोग उसका नोमेनक्लेचर किए हुए हैं।
तो चूंकि ये आर्ट एंड कल्चर से ये प्रश्न है तो इस कारण से आपको ध्यान में रखना है ना। प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। अब जो प्रथाएं प्रचलित है उसको तो आपको ध्यान में रखना ही होगा। अगला प्रश्न है नंदा देवी चोटी अवस्थित है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी सही, उत्तराखंड में। जिला अगर पूछ दे तो चमोली जिले में है। इसी प्रश्न से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है ना, इसके आसपास के क्षेत्रों को 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? 11 का उत्तर है बी, 1632 ईस्वी में। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि अक्सर बीपीएससी का एग्जाम हो या फिर बिहार से जुड़े हुए जितने भी एग्जामिनेशन हो, ये प्रश्न रिपीट होते रहता है, तो आपको इस तरह से इसे ध्यान में रखना है। पिछले बार के बीपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा था। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था, वर्तमान में वो किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी आप ध्यान में रखिए, पटना कलेक्ट्रेट। पटना कलेक्ट्रेट वाला जो क्षेत्र है वहीं पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य कार्य होता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना? 12 का उत्तर है ऑप्शन बी, नीदरलैंड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने यूरो कप 2024 जो कि फुटबॉल से संबंधित है, यूरो कप, इसका खिताब जीता है? उत्तर है डी, स्पेन ने जीता है। अब किसको हरा के जीता है इसे भी आपको याद में रखना है। इंग्लैंड को 2-1 से हराया था और ये खिताब पर कब्जा किया था। अगला प्रश्न है शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? इसका उत्तर है संतूर। अब ये रहने वाले कहाँ के हैं तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। ये जम्मू कश्मीर के निवासी हैं। और संतूर होता क्या है? तो 72 तारों वाला एक वाद्य यंत्र होता है जिसे बजाने में शिव कुमार शर्मा जी की महारत हासिल है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस। अब ब्लेड रनर कहने का अर्थ ये है कि इनके दोनों पैर नहीं हैं और कृत्रिम पैर लगाकर ये खेलों की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, यानी दौड़ वाला जो खेल होता है उसमें ये भाग लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि वर्ष 2012 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हुआ था उस खेल में बिना पैरों के सबसे तेज दौड़ने वाले व्यक्ति के नाम से इन्हें जाना गया था और दिव्यांग धावक के रूप में उस ओलंपिक में भाग लेने वाले ये पहले प्रतिभागी बने थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या है? ऐसा भी प्रश्न में अक्सर पूछा जाता है। शॉर्ट फॉर्म को बताना है, इसका पूरा नाम क्या है? तो 16 का उत्तर है ऑप्शन बी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, है ना। यानी कि इसका तात्पर्य है कि विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम से है या भारत में गैर सरकारी संगठन जो है उसकी विदेश फंडिंग का विनियमन करने के लिए ये अधिनियम 2010 में पारित हुआ था, जिसे ही शॉर्ट फॉर्म में FCRA कहते हैं। तो ये इकोनॉमी से क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? इसका उत्तर है उदयन। और जब ये उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे तो उदयन ने इन्हें एक संघ को दान दिया था जिसे घोषित राम विहार भिक्षु संघ कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा राजगीर। यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि हेन स्वांग जो कि चीनी यात्री थे, विद्यार्थी थे और राइटर भी थे, उनके अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था जिसे पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? नष्ट कर दिया। ये स्तूप क्या थे? तो भारत में मौर्यकालीन वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी जिसे एक प्रमुख धरोहर के रूप में लोग इसे मानते हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखते हुए ये 400 मीटर का स्तूप है। राजगीर के पहाड़ी के सबसे उच्चतम स्थल पर इसे स्थापित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? वह है, तो इसका उत्तर होगा विशाखदत्त। प्रश्न में पूछ देगा विशाखदत्त की किस कृति में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन है? तो इसका उत्तर होगा मुद्रा राक्षस। प्रश्न में अक्सर पूछा जाता है कि किसे वृषल कहा गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। वो वाक्य मुद्रा राक्षस में ही वर्णित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, औरंगजेब ने। औरंगजेब के शासनकाल में एक तो मोती मस्जिद का निर्माण हुआ था जो कि लाल किले में है, ये मशहूर है, और दूसरा जो है ये बीबी का मकबरा, ये भी अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। ये जुड़ा हुआ है औरंगजेब के शासनकाल से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? ये आपको बताना है। इसका उत्तर है शाह शुजा से। ये सभी प्रश्न जो है एग्जामिनेशन में रिपीट होता है, देखने में आसान है, अभी तो जान रहे हैं, अगर ध्यान में नहीं रखे तो एग्जामिनेशन हॉल में ये गलती कर बैठेंगे। यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बता देता हूँ कि ये शाह शुजा जो रहने वाले थे अफगानिस्तान के, यानी कि ये अफगानिस्तान के शासक थे।
इन्होंने रंजीत सिंह से सहायता मांगी थी काबुल राज्य पर कब्जा करने के लिए। उन्हीं उपलब्धि के बाद इन्होंने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था। अब सर्वप्रथम ये कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये गोलकुंडा के खान से प्राप्त हुआ था कोहिनूर हीरा, जिसे खान मालिकों ने शाहजहां को भेंट किया और शाहजहां ने उसे मयूर सिंहासन पर लगवाया था। इस मयूर सिंहासन को नादिर शाह लूट कर ले गया और 1849 ईस्वी में या फिर हीरा पहुंचते पहुंचते ब्रिटेन पहुंच गया, जो आज भी वहीं पर है। तो आपको याद रखना है कि ब्रिटेन कब गया था ये कोहिनूर हीरा? तो 1849 ईस्वी में। तो इस कोहिनूर हीरे से जुड़ा हुआ एक नकारात्मक बात यह भी है कि जिसने कोहिनूर हीरे को ग्रहण किया उसकी राज सत्ता चली गई, चाहे वो शाह शुजा हो या फिर रंजीत सिंह हो या फिर शाहजहां हो या फिर अंत में पहुंचा गया ब्रिटेन की महारानी का शासनकाल हो या फिर राजशाही परंपरा हो, वो सभी खत्म हो गया, धराशायी हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की स्थापना की? 22 का उत्तर है ऑप्शन डी 1925 में। तो आरएसएस का मुख्य कार्य क्या है ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इस संगठन का उद्देश्य है हिंदू राष्ट्र बनाना, यानी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना और हिंदू समुदाय को एकजुट करना। इसी को ध्यान में रखते हुए 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? अब ये सुनने में अजूबा लग रहा है, लेकिन आप जान जाइएगा तो लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, डरबन, दक्षिण अफ्रीका। इससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि गांधी जी ने एक आश्रम की स्थापना किया था डरबन यानी कि दक्षिण अफ्रीका में, उसी का नाम है फिनिक्स फॉर्म। यह आश्रम कब स्थापित हुआ था? तो आपको ध्यान में रखना है 1904 ईस्वी में। गांधी जी से ही जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि सर्वप्रथम गांधी जी मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो आपको ध्यान में रखना होगा 1893 में। गुजराती व्यापारी कंपनी जो था दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, उसी का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका यानी कि डरबन गए थे। और जब वे डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें अपमानित करते हुए ट्रेन से धक्के मारकर उतार दिया था। तो ये घटना 1993 की है। इनकी तो और भी रचनाएं हैं जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर इन्होंने नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किया था और इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकालने का कार्य किया था। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? इसका उत्तर है ग्रेट निकोबार, जिसे बड़ा निकोबार भी कहते हैं, इसे माना गया है। यहीं पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। ज्योग्राफिकल मैपिंग में इसे 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी गोलार्ध में स्थित माना गया है। अगर प्रश्न में पूछ दे भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तब वहां पर होगा तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये हो गया भारत के मुख्य भूमि के रूप में दक्षिणतम बिंदु। तो जहाँ पे भूमि आ जाए वहाँ पे आपको तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी को मारना है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध, और जहाँ पर सिर्फ भारत का दक्षिणतम बिंदु आ जाए वहाँ पे आपको इंदिरा पॉइंट मारना है। यह है बड़ा निकोबार यानी कि ग्रेट निकोबार में है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी गोलार्ध। अगर पूछ दे प्रश्न में कि भारत का सुदूर उत्तरतम बिंदु कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में सियाचिन का ग्लेशियर के निकट काराकोरम रेंज है। यहाँ पर इसे इंदिरा कॉल का नाम दिया गया है ना। इंदिरा पॉइंट तो होगा दक्षिण और इंदिरा कॉल होगा भारत का सुदूरतम उत्तर बिंदु। वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख का गठन हुआ है, तो ये इंदिरा कॉल जो है वो लद्दाख के टेरिटरी के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, गढ़जात की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। इसे उड़ीसा उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर यह बन के आता है कि इसकी सर्वोच्च चोटी को मलयगिरी नाम दिया गया है। इसकी ऊंचाई 1190 मीटर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ये भी VVI क्वेश्चन है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मालवा का पठार। ये एक त्रिभुजाकार आकृति है जो कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य स्थित है। इसका विस्तार जो है 530 किलोमीटर की लंबाई तथा 390 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अगला प्रश्न है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े के मध्य गंगा नदी नहीं बहती है? तो 27 का उत्तर है ऑप्शन डी, कोसी और मगध के मध्य। बाकी बात दरभंगा मुंगेर ये सत्य उत्तर है मूल रूप में। तिरहुत सारण ये भी सत्य है, यहाँ गंगा नदी बहती है। पूर्णिया भागलपुर है, यहाँ से भी गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो इसमें से सिर्फ ऑप्शन डी सही होगा। जहाँ नहीं बहती है कोसी और मगध का क्षेत्र होगा। प्रश्न है, निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? 28 का उत्तर है बी, ताप्ती नदी। इस प्रश्न का डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी किए थे। यहाँ पर मैं फिर इसे दोहरा देता हूँ कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई शहर के निकट सतपुड़ा पहाड़ी से तापी या फिर ताप्ती नदी का उद्गम होता है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मध्य प्रदेश और सतपुड़ा पहाड़ी
ये नदी 724 किलोमीटर लंबे प्रवाह के बाद गुजरात के सूरत के निकट खंभात की खाड़ी, जिसे अरब सागर भी कहते हैं, वहां पर जाकर के ये समाहित हो जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा को जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? यानी मिट्टी से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, ये भी VVI क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। 29 का उत्तर होगा बलुई दोमट की मिट्टी जो होती है वहाँ जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है। अगर प्रश्न में पूछ दे किस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, तो क्ले सॉइल में, जिसे कि चीका मिट्टी भी कहते हैं, इसमें जल धारक क्षमता सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, सारण सिंचाई नहर निकलती है? इसका उत्तर है गंडक से। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिसमें से निकाली गई पश्चिमी गंडक नहर का अहम हिस्सा सारण सिंचाई नहर है। इसके कारण जो किन किन क्षेत्रों को लाभ पहुंचता है, तो आपको ध्यान में रखना है, गोपालगंज, छपरा एवं सिवान जिले। अब देखिए, आपको तो लग रहा होगा ये क्या मास्टर पढ़ा रहा है, लेकिन अगर 71वीं BPSC का क्वेश्चन देखिएगा तो सिंचाई नहर से एक क्वेश्चन था। तो हो सकता है कि इस बार का जो एग्जामिनेशन होने वाला है इससे जुड़ा हुआ जिला के बारे में पूछ दे, या फिर किस बैराज से इस नहर को निकाला गया है वहां से क्वेश्चन पूछ दे। तो इस कारण से थोड़ा बहुत डिटेल में आपको अध्ययन करना जरूरी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? इसका उत्तर है अफ्रीका। अफ्रीका में देशों की संख्या कितनी है? तो 54। एशिया में देशों की संख्या कितनी है? तो 48। यूरोप में कितनी है? 51। दक्षिण अमेरिका में कितनी है? 14। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में 14 है, उत्तरी अमेरिका में 23 है। तो इस तरह से महाद्वीपों में देशों की संख्या है। क्या इससे पूर्व में आपको जानकारी थी? आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर जानकारी नहीं थी और यहाँ पर आपने जानकारी हासिल किया है तो इसी बात पर एक लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? 32 का उत्तर है सी, जापान। जापान एक ऐसा देश है जिसकी सीमा किसी अन्य देश के भूमि के साथ संलग्न नहीं है। कारण ये भी है कि ये चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। तो इन सभी ऑप्शन में जापान इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है? 33 का उत्तर है डी, जाम्बेजी। क्योंकि विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीकी देश जाम्बिया प्लस जिम्बाब्वे की सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है। इसे 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया है। तो इसे भी आपको याद रखना है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 108 मीटर है। तो ये था विक्टोरिया जलप्रपात से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, नईमा खातून, है ना। आप लोग टिक लगा दीजिएगा, राबड़ी देवी, है ना, वो सही नहीं होगा, नईमा खातून इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर है 1974। प्रश्न है, निम्नलिखित में किस जगह पर सिक्के नहीं डाले जाते हैं? यहाँ पर नहीं है। 36 का उत्तर है डी, देवास में। बाकी बात हैदराबाद में डाले जाते हैं, मुंबई में भी डाला जाता है, नोएडा में भी डाला जाता है, जबकि देवास में नहीं डाले जाते हैं। यहाँ पर सिक्के कहने का तात्पर्य है कि जो हम लोग रुपये के रूप में सिक्के का इस्तेमाल करते हैं उसकी चर्चा हो रही है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? ये पॉलिटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। 37 का उत्तर है बी, भाग 2, है ना। भारतीय संविधान के नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। संसद ने इस प्रावधान का उपयोग करते हुए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को पारित किया, जिसमें नागरिकता प्राप्त करने तथा समाप्त करने की विधियों का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 37 महत्वपूर्ण MCQs की चर्चा किए हैं, जो कि सचिवालय सहायक के साथ साथ ऑफिस अटेंडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कृपया लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी प्रैक्टिस सेट का रिमेनिंग क्वेश्चंस को विद डिटेल डिस्कशन के साथ हम लोग कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।